हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे इकोनॉमिक्स ऑफ नो रट्टा ओनली कंसेप्ट। एंड जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, जहां पे आप पहुंचे हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसी यूनिट पे उस यूनिट से रिलेटेड आज वीडियो नंबर 9 पे पहुंचे हैं। इससे पहले 8 वीडियो आ चुकी है। ठीक है, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको देखिए अच्छे से, ताकि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। अब आज की वीडियो में क्या करने वाले वो बता देता हूं मैं आपको। पता है जैसे कि यूनिट 3 शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था इसके 3 पार्ट है ना, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, फिर इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लाई, और लास्ट जो थर्ड टॉपिक था एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। तो जो पहला टॉपिक जो चल रहा है, चैप्टर कह सकते हो आप, एग्रीगेट डिमांड्स एंड इट्स कंपोनेंट का लास्ट वीडियो है, 9th लास्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, यूनिट अभी तो चलेगी बहुत आगे। तो इसमें एक टॉपिक देखना है हमें। आज की टॉपिक क्या है? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक, और इसके बाद जो इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे थ्योरी के पार्ट्स बच गए, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आ चुके एग्जाम में, वो थोड़े बहुत है, उसको देख लेंगे हम। ठीक है, इसी वाली पर्टिकुलर वीडियो में, और फिर ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, आज आप देख लेते हैं क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन क्या है, क्या ना, ये पहले ऐसे नॉर्मल टॉपिक से पहले आया नहीं है। आई थिंक 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ ये क्वेश्चन एक टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन का एक फॉर्म डायरेक्टली ऐसे आता है, कुछ घुमा के नहीं आता। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कम फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, क्या बोल रहा है? ड्राइव करना है। डेरिवेशन का मतलब ड्राइव करना, आपको सेविंग कर्व लाना है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। आपको कंजम्पशन कर्व पता है, कंजम्पशन कर्व पढ़ लिया आपने, सेविंग कर्व पता है, सेविंग कर्व पता है, कैसे निकालते हैं ये भी सब पता है आपको। बट आपको ना एक तरीके से समझाना है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कि कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व कैसे निकालेंगे, यानी सेविंग कर्व को कैसे बनाएंगे अगर आपके पास कंजम्पशन कर्व गिवन हो। ठीक है, तो 2016 में आया था, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे क्योंकि पहली बार ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ था। तो जैसे ये आया, अगले साल सारे बुक्स ने पब्लिशर ने ये वाला टॉपिक डाल दिया। बट पता है एग्जामिनर ने अगले साल कौन सा क्वेश्चन दिया? डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, उल्टा कर दिया। बट प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस वाली बात है। ठीक है, तो देखो बहुत इजी है, ध्यान का रखना 2 वर्ड पे, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व। निकालना क्या, दिया क्या हुआ है, तो बोल रहा है डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, यानी सेविंग कर्व मुझे निकालना है। ये सेविंग कर्व है, सेविंग कर्व मुझे निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सेविंग हो जाएगी और यहाँ पे इनकम। ठीक, तो मुझे सेविंग कर्व निकालना है और गिवन क्या मेरे पास? कंजम्पशन कर्व है। तो जैसा भी ऐसा आपको पता है कि जो गिवन है वो आप फटाक से बना दो, कंजम्पशन कर्व ऊपर बना दो। अगर वो सेविंग कर्व गिवन होता तो आप सेविंग कर्व बना दो। ठीक है, बनाने का तरीका आपने सीख रखा है, कोई टेबल नहीं बनानी, सिर्फ डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे इनकम आता है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन कर्व बनाना है। और आपको पता है वाई कर्व जाती है 45 डिग्री पे, जो इनकम को शो करती है, नेशनल इनकम को शो करती है, और 0 लेवल के कुछ गैप पे जो सी बार होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वहां से एक पॉइंट से शुरू होता है और अपवर्ड स्लोपिंग चला जाता है, जो सी होता है, राइट? सी क्या? कंजम्पशन। जहां पे ये वाई और सी मिलते हैं, इसका मतलब क्या है? मेरी इनकम और कंजम्पशन इक्वल है। बात सही है, इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, यानी इसे ब्रेक इवन पॉइंट बोल देंगे। बात समझ आई? और अगर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो एपीसी इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ये क्यों लिखा है मैंने? देखो क्वेश्चन में आ जाएगा, ऑप्शन देखिए कि ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कौन से चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है, राइट? तो वहां पे एक ऑप्शन हो सकता है एपीसी इक्वल टू 0, एपीसी इक्वल टू 1, राइट? एमपीसी इक्वल टू 0, एमपीसी इक्वल टू 1। तो ब्रेक इवन पॉइंट में ये भी कंडीशन होती है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, सेविंग 0। ठीक है, अगर कंजम्पशन और इनकम इक्वल है तो सेविंग 0 हो जाएगी। तो ये हमने आराम से बना दिया। ठीक है, अब करना क्या है ना, यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं आपको। पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो स्टेप्स भी लिखने हैं। स्टेप्स कितने इजी है आप समझो पहले। आपने बचपन में मैथ्स के क्वेश्चन करे हैं क्या? आपको बोलते थे कि 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप ऐसे गए और आपने फिर ऐसे करके 90 डिग्री का बनाया, फिर 40 डिग्री का बनाया, फिर आप स्टेप्स लिखते थे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहले मैंने कंपास लिया, फिर ऐसे लाइन ड्रॉ करी, फिर उसके बाद ये करा, वो कर, वही जो आप जैसे जैसे आप करते हैं वैसे वैसे आपने लिख दिया, राइट? सेम वही फंडा है। कंजम्पशन कर्व गिवन है, आप इसका यूज करके कैसे सेविंग कर्व बना रहे हो वो आप लिखते चले जाएंगे, इतना इजी है। ठीक है, तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप। अब सेविंग कर्व बना रहे हैं हम कंजम्पशन फंक्शन की मदद से। भाई यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस पे इनकम है, वाई एक्सिस पे सेविंग है। ठीक है, अब पहली बात, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप की स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, क्योंकि मेरे को शुरू करना है कर्व बनाने के लिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो पहला सवाल आता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा कहां से, क्योंकि नेगेटिव से होता है मुझे पता है, 0 से नीचे की तरफ जाएगा, वाई डैश की तरफ। बट कहां से? यहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूं, कैसे पता चलेगा? तो पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, कंजम्पशन कर्व को देखूंगा, उसकी हेल्प लूंगा कि जितना ये OA है, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, सेम उतना ही सेविंग कर्व की जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, जिसको 0 लेवल ऑफ इनकम पे क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और नेगेटिव में होती है। तो मेरे को पता चल गया, पहले स्टेप में आप लिख देंगे कि पॉइंट जहां पे कंजम्पशन कर्व का सी बार है वही नेगेटिव में
सेविंग कर्व का वो स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से। पहला स्टेप हो गया, ये ऐसे लिखते चले जाना, बहुत इजी है, ठीक है। अब ए पॉइंट से शुरू होगा, राइट। अब ए पॉइंट से शुरू होकर जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग, पता है आपको रिलेशनशिप इनकम और सेविंग के बीच में, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे सेविंग बढ़ती है। अब सवाल दूसरा, ये ऊपर तो जाएगा ठीक है, बट एक कट कहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, कहां करेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर भी मिलेगा मुझे यहाँ पे। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कहीं भी अगर सेविंग कट करेगा वो सेविंग जीरो है। इस एक्स एक्सिस पे सेविंग क्या है, जीरो है कि नहीं, सेविंग कहीं भी कट करेगा वो जीरो है। अब मुझे ये देखना है कि वो वाला जीरो चाहिए जहां पे सेविंग कब जीरो होता है, जब c इक्वल टू वाई होता है। तो मैंने देखा एक कंडीशन है c इक्वल टू वाई कंजम्पशन कर्व में, और मैं वहां से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेके आया, राइट। तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेके आए, जहां पे हमने एक्स एक्सिस को कट करा, ठीक है, वहीं से हमने पास कर दिया किसको, मतलब आर पॉइंट से पास करा हमने सेविंग कर्व को, एक आगे की तरफ एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी, और उससे हमें क्या मिल गया, सेविंग कर्व मिल गया। तो इस तरीके से आप कोई भी बुक है उसको रेफरेंस ले सकते हैं, खाली समझना जरूरी होता है। तो फिर आप समझ पाएंगे कि कैसे कंजम्पशन कर्व को सेविंग कर्व, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को ड्रॉ करते हैं। 3-4 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, दूसरा वो कट क्या कहां करेगा, ठीक है, तीसरा फिर उसको मिलाएंगे, ये पॉइंट को एक्सप्लेन करना, फिर चौथा वो आगे की तरफ वो अपवर्ड स्लोपिंग में चला जाएगा, राइट। नाउ आपका एक होमवर्क है, क्या है होमवर्क, आपका होमवर्क है डेरिवेशन ऑफ सेविंग की जगह आप कंजम्पशन कर लो, ठीक है, कंजम्पशन कर्व कर लो, और कंजम्पशन कर्व की जगह सेविंग कर्व कर लो। ये करके रखेंगे आप कॉपी में, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं भी नॉर्मली ऑफलाइन में भी ऐसी यही मेथड यूज करता हूँ, एक करवा के दूसरा डाउट होमवर्क में दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप ड्राइंग ऊपर चल जाएगा उल्टा, ठीक है। बता देते हैं एक बार, सेविंग में जो नेगेटिव में वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे सेविंग जीरो पे कट कर रहा होगा, वहां पे सी और वाई मिल रहे होगा, उसके बाद आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। तो ये था हमारा एक टाइप का क्वेश्चन जो 4 मार्क्स से 6 मार्क्स में आ जाता है, जिसमें डेरिवेशन करना होता है सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व को, या कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को। तो ये इतना हो गया हमारा, ठीक है, अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी पोर्शन की, जो रिमेनिंग थ्योरी पोर्शन बचे हैं इस टॉपिक से उसको देख लेते हैं। सो गाइस अब देख लेते हैं अपने जो थ्योरी पोर्शन है उसको, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन में क्या पढ़ना है हमें, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप बचपन से देखते आ रहे हैं, आसपास जहां देखेंगे वो टॉपिक मुद्दा है, ये डिबेटेबल टॉपिक है, 9th 10th 11th 12th तक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बुक, इतनी बड़ी बड़ी बुक छपी होगी, आप ग्रेजुएशन में भी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, हम उतना ही पढ़ेंगे जो आपके 12th क्लास में प्रिस्क्राइब है। और जो आपकी दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमी, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट एक पर्टिकुलर चैप्टर है, राइट, तो उसमें भी उसकी इश्यूज ने टाइप को देखेंगे। बट अभी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो सीबीएसई ने सिलेबस बताया उतना ही देखेंगे, एंड फिर वाइंड अप करेंगे चैप्टर। तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करेंगे डेफिनेशन आती है फुल एम्प्लॉयमेंट की, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, व्हाट इज नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट पूछेगा, ठीक है। तो देखो फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज इकोनॉमी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कैसा मतलब है, सोच सकते हो आप कि ये कहने का मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर ना जो लोग हैं, मान लो कि 100 लोग हैं काम करने वाले हैं और काम करने के लायक हैं और काम करना चाह रहे हैं और उनको काम मिल जाता है, ऐसा हो सकता है किसी भी इकोनॉमी में, डेवलपिंग या डेवलप नहीं। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, राइट, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, बट असली में नहीं होता, ठीक है। बट हमें जानना जरूरी है कि कब कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, बहुत लोगों को पता भी होगा ये डेफिनेशन। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो आइडियल सिचुएशन होगी मेरे ख्याल से, in which all those people who willing, जो काम करना चाह रहे हैं and able to work at a existing wage rate, ठीक है, get work without any undue difficulties। भाई वो सारे के सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, अगर काम करने के लिए सक्षम है तो कौन नहीं चाहता काम करना, सभी चाहते हैं काम करने के लिए, और वो काम को करने के एबल है, ठीक है, काम कर सकते हैं, और जो भी उनको वेज रेट मिल रहा है उस वेज रेट पे, ठीक है, और उनको काम मिल भी जाता है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री बैठी हुई है बोल के और काम दे रही है उनको कि बिना किसी टाइम लगाए, तो ऐसी सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड याद रखेंगे, विलिंगनेस होना चाहिए, एबल टू वर्क है, वो वेज रेट जो मिल रहा है उसी पे काम करता है, ठीक है, और काम मिल जाता है उसको, अनड्यू डिफिकल्टीज के कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जैसा मैंने बताया कि आइडियल सिचुएशन है, ऐसा नहीं होता कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, राइट, बट फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो होगा क्या भाई, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट होगी, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे, बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो पढ़ना है आपको। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, राइट, ऑब्वियसली वो जो काम करना चाह रहा है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उसको काम नहीं मिल रहा है, जो भी चीज है उनमें से कुछ भी चीज फॉलो नहीं हो रही है, तो काम करना चाह रहा है, काम करने के लायक है, वो उसको वो वेज रेट नहीं मिला जो चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इसी बेस पे हम ना क्या करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत सारे टाइप्स में बांट दिया। मेरे ख्याल 10 से 15 टाइप होते हैं इसके, बट आपको सिर्फ 4 पढ़ने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए।
बाकी अलग से पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैक्रो इंडियन इकोनॉमी में और 4-5 टाइप के और मिल जाएंगे। यहाँ पे हम 4 टाइप के डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा वॉलंटियरली और अनवॉलंटियरली। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या होता है। पहला देखते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो फ्रिक्शनल से क्या समझ आ रहा है, डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, डेफिनेशन अपनी बुक से लिख लेना, समझना जरूरी है आपको। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन इज रिलेटेड विद व्हाट, टाइम। टाइम से रिलेटेड है क्या फ्रिक्शन? यस, टाइम से रिलेटेड है। यानी बहुत सिंपल है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि एक पर्सन ए, ठीक है, और एक, अब ये पर्सन क्या है, वो काम करता है यहाँ पे, ठीक, और ना उसको यहाँ पे काम पसंद नहीं आ रहा है, जो भी कंपनी एबीसी में कंपनी में ए काम करता है और उसको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो वो यहाँ से सब चीज है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा था वो, बट उसको काम पसंद नहीं आया, उसको दूसरा काम करना है, ठीक है, वो दूसरी जगह जाना चाह रहा है, ए वाला बंदा दूसरी जगह जाना चाह रहा है। बट ऐसा तो नहीं होगा ना जिस दिन वो छोड़ेगा उसके अगले दिन ही उसको जॉब मिल जाएगी, नहीं, एक जॉब पकड़ने से लेकर दूसरे जॉब को चूज करने तक के बीच में जो वो गैप बनेगा, जिस बीच में वो टाइम लगेगा, उस बीच में वो काम कर रहा होगा, नहीं बिना काम कर रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला मैंने, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब टाइम के बेसिस पे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। एक पर्टिकुलर पर्सन एक फील्ड में काम कर रहा है, एक जगह पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बट वो करना नहीं चाह रहा, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब दूसरी जॉब को सर्च करता है, उसको दूसरी जॉब मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन जैसे छोड़ेगा उसी दिन उसको जॉब मिल जाएगी, टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसको एक जॉब से दूसरे जॉब को सर्च करने में, ढूंढने में, या उसको वहां तक काम स्टार्ट करने में दूसरे वाले जॉब के प्लेस पे। तो एक टाइम ड्यूरेशन, बेबी एक दिन हो, एक हफ्ता हो, एक महीना हो, एक साल हो, ठीक है, वो टाइम ड्यूरेशन में अनएम्प्लॉयमेंट रह जाएगा, तो इसीलिए उसको बोल देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर होगा? नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत सिंपल, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर का मतलब है हमारे सोर्सेज जो यूज होते हैं प्रोडक्शन के केस में। बेसिकली क्या होता है कि मिसमैच ऑफ स्किल जो रिक्वायरमेंट है मॉडल को और जो लोगों के पास, उसके में मिसमैच की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। कहने का मतलब स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है इकोनॉमी में। पहले भाई बेसिक लैपटॉप कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर नहीं होता था, अब दूसरा कंप्यूटर है। पहले टाइपराइटर वाला होता था, अब टाइपिंग के लिए अलग चीज है। पहले नॉर्मल ऑफलाइन चीज होती थी, अब ऑनलाइन हो रही है। तो पहले जो लोगों ने सीखा हुआ है, पहले जो भी चीज करी हुई है, उनको वो स्किल आती थी। बट आज डिमांड और कुछ है, या तो आप स्किल सीखो वो वाली, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। इस वजह से लोगों को स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से लोग नई चीजें सीखने में तो टाइम लगेगा उनको, या तो उनको निकाल देंगे काम से, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो उनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ेगी उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने, स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल है कि जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ना भाई। अब जो पहले जमाने में, पहले तरीके से 2-3 साल पहले जो तरीके से हम पढ़ा रहे हैं या तरीके से आप टाइपिंग कर रहे हो, राइट, तो या जो भी काम आपको स्किल आता है, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा तो कंपनी थोड़ी ना रखेगी, आपको निकाल देगी। या तो अपग्रेड करो, आप सीख के और टाइम लगाओ, ठीक है, या तो आपको नौकरी से जाना पड़ेगा। तो जो स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है, मिसमैच हो रहा है स्किल का, जो आपके पास स्किल और जो मॉडर्न इकोनॉमी में चाहिए, बिजनेस को चाहिए, वो नहीं है, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंस के बेसिस में आपको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ेगा, और उसको बोल देंगे स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बाकी 2 अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में फटाक से बात कर लेते हैं और वीडियो को एंड करेंगे। सो गाइस, अब रिमेनिंग 2 अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देख लेते हैं। पहला है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डेफिनेशन फिर से बुक से लिख लेना, बाकी डेफिनेशन समझा देता हूं मैं आपको ये क्या मीनिंग है। तो 2 वर्ड है, मीनिंग समझना, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, राइट। तो वॉलंटरी मतलब मैं अगर नॉर्मली पूछूं उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप अगर जनरली आपने सुना होगा कि जो एनएसएस है, नेशनल सर्विस स्कीम, राइट, सुना होगा, जो या कोई भी सोसाइटी है या कोई भी मतलब सोशल वर्क करने के लिए वो ऑप्शन आते हैं कि अगर आप वॉलंटरीली हमारे लिए काम करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आगे आ सकते हैं। यानी वॉलंटरी का मतलब मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मेरा डिसीजन होगा, राइट। सेम है, एक ऐसा पर्सन जो खुद की अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, और एक ऐसा पर्सन जो जिसकी इच्छा नहीं है तब भी वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, राइट। बहुत सिंपल है, समझो। इनवॉलंटरी का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे, पर्टिकुलर पर्सन पर्टिकुलर वेज रेट पे उसके पास स्किल है और वो काम करना चाहता है, काम करने के एबल है, और जो भी टाइम फ्रेम उसको मिल रहा है काम करने के लिए वो करना चाहता है, बट उसको काम नहीं मिलता है, राइट, वो वर्क उसको मिलता नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरी। वो सारी चीजें चाह रहा है, वो काम करना चाह रहा है, बट ऐसा नहीं कि वो इनवॉलंटरी है, वो काम नहीं करना चाह रहा, वो काम करना चाह रहा है, राइट। यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट होना नहीं चाह रहा, ठीक है, तब भी उसको काम नहीं मिलता, तो क्या होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अरे बात समझ जाएगा, काम करने के लिए लायक है, सक्षम है, काम करना चाहता है, जो वेज रेट मिल रहा है उसको वो कर लेगा, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसके एग्जांपल बहुत बढ़िया है। वो सारे लोग जो इंक्लूडिंग मी ग्रेजुएशन करके आते हैं, ठीक है, और एजुकेशन सिस्टम का हाल तो आपको पता है,
डिग्रियां हमारे पास बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ड्यू से बड़ी बड़ी डिग्रियां कर लेंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री, अच्छे अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज से। बट कंपनी के पास जाओ तो कितने की जॉब देंगे भाई? 10,000 की जॉब, हाँ 15,000 की जॉब। समझना इस चीज को, आपको काम करने के लिए तैयार है आप, ठीक है, काम मिल रहा है आपको, काम करने के लिए तैयार नहीं है, काम मिल रहा है आपको, जो वेज रेट है वो आपको पता है, सब चीज पता है, बट यार आपने इतने 3 साल मेहनत करी है और ये सब चीजें करा, और जैसे बीटेक वालों का हाल है, इंजीनियर लोगों का हाल है, वो 10,000 की जॉब करेंगे क्या 3 साल इतने पैसे खर्च करने के बाद? 15,000 की जॉब मना कर देंगे, वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, जी नहीं हम नहीं करेंगे काम, या हमें इससे बढ़िया तो हम कुछ और कर लेंगे, वो काम अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट रहना पसंद करेंगे, रहता वो 10,000 और 15,000 की जॉब करेंगे। बात समझ आएगा? वॉलंटरली ही खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। और किस केस में होता है? इसके लिए आप ऐसा होता है, ईगो वाली बात आ जाती है थोड़ी सी ना, कि आपको लगता है कि मैंने ये चीजें करी और मेरे को काम मिलना चाहिए, इकोनॉमी में ऐसा है, बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल बात है ना, बट आपको काम नहीं मिल रहा जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो एजुकेशन हुई है वो प्रैक्टिकल बेस नहीं हुई, वो फॉल्ट है एजुकेशन सिस्टम का, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस केसेस में जो आप अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो के लिए, होपफुली आपको सारी टॉपिक और अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, जो है हमारा इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान से समझना उसको, और उससे एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, होपफुली सारी बातें समझ आ गई हो आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।